तो नमस्कार दोस्तों। इस संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास कोई हुनर ना हो। कोई सिंगर है तो कोई डांसर है, कोई प्लेयर तो कोई जादूगर। सबके पास अपना अपना हुनर होता है। सब अपने अपने एरिया में पारंगत होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है किसी के पास चोरी का हुनर भी होता है? लेकिन आपने किस किस टाइप के चोर देखे हैं? जो पैसा चुराते हैं या गहने चुराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान। लेकिन पैसा चुराने का भी एक तरीका होता है। एक ऐसा चोर जो जज साहब के सामने उनसे 10 रुपए का नोट मांगता है और जज साहब के नोट देने पर वो उसे जेब में रख लेता है और कहता है, सर मैं ऐसे ही चोरी करता हूँ। लोगों से उनकी क्षमता अनुसार पैसा मांगता हूँ और लोग मुझे हंसते हुए पैसा देते हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर। चोर की बातें सुनकर जज साहब हैरान हो जाते हैं। और ऐसे ठग के बारे में बात करेंगे जो अपने हुनर से भारत के राष्ट्रपति भवन, लाल किले और ताजमहल को बेच देता है और पार्लियामेंट तक को बेच देता है जब उसके सारे सांसद वहां मौजूद होते हैं। और आप सुनकर ये हैरान होंगे कि ऐसा थीप जो अपनी मृत्यु को धोखा दे सकता है, और एक ऐसा ठग जो अपनी ठगी की घटनाओं से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को वर्षों तक परेशान रखता है। तो शुरुआत होती है साल 1912 में, जब बिहार के सीवान जिले के बंगरा गांव में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव रखा जाता है, जो आगे चलकर ठग ऑफ नटवरलाल के नाम से विख्यात होता है। तो आइए जानते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ठगी के रास्ते से इस दुनिया में इतना नाम कमाता है कि आज वो लोगों की भाषा में एक मुहावरा बन गया है। किसी भी व्यक्ति को लाइफ के किसी पॉइंट में अपने हुनर के बारे में पता चलता है। ऐसा ही कुछ नटवरलाल के साथ होता है जब उसका पड़ोसी उसे अपना बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजता है और नटवरलाल को यह महसूस होता है कि वह अपने पड़ोसी के साइन कर सकता है और अपने पड़ोसी के खाते से 1000 रुपये निकालने में सफल रहता है। और उसका हुनर किसी भी व्यक्ति के नकली सिग्नेचर करने में था। और एक बार उसके पड़ोस के गांव में उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं और नटवरलाल उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता है और प्रेसिडेंट से कहता है कि आप कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूं और वापस उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। लेकिन प्रेसिडेंट कहते हैं तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसका उपयोग पॉजिटिव एक्शन में करो, और नौकरी दिलवाने के लिए साथ चलने को कहते हैं। लेकिन उसे यह ऑफर पसंद नहीं आता है क्योंकि उसके पास प्रेसिडेंट के साइन थे और एक मायने में कहें तो यहीं से नटवरलाल के बड़े कारनामों का सिलसिला शुरू होता है। और नटवरलाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे नटवरलाल ने ठगा नहीं। नटवरलाल ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और 50 से अधिक नामों का इस्तेमाल किया। ऐसा टैलेंट कि वह लोगों को धोखा देने के लिए नॉवेल्स से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। अगर एक इंसिडेंट की बात करें तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की एक घड़ी की दुकान थी। एक दिन एक ओल्ड मैन सफेद कमीज और पैंट पहनकर दुकान में आता है और खुद का परिचय उस समय के वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और वह सभी को घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को शक तो होता है, लेकिन इतनी सारी घड़ियों को बेचने के लालच में वह खुद को रोक नहीं पाता। अगली सुबह वो बूढ़ा आदमी दुकान में आता है और शॉपकीपर घड़ी पैक कर अपने स्टाफ को बूढ़े आदमी के साथ भेजता है और वह बूढ़ा आदमी उस स्टाफ को लेकर नॉर्थ ब्लॉक जाता है। नॉर्थ ब्लॉक जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है। वहां वह स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट देता है।
लेकिन 2 दिन बाद शॉपकीपर उस चेक को बैंक में ले जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि वो ड्राफ्ट फर्जी है, और शॉपकीपर समझ जाता है कि वो बूढ़ा आदमी नटवरलाल ही था। नटवरलाल कभी वित्त मंत्री वीपी सिंह, तो कभी वाराणसी के जिला जज का नाम, तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर अलग अलग शहरों में दुकानदारों को चूना लगाता था। नटवरलाल 1970 से 90 तक ठगी में सक्रिय रहा और वेशभूषा और नाम बदलने में खूब माहिर था। इस ठगी के शिकार के रूप में टाटा बिरला और धीरूभाई अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और गायब हो जाता था। नटवरलाल अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा गया और उसे कुल 113 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने जो सजा पूरी की वो केवल 20 साल से भी कम थी। इसका कारण उसका ड्रामेटिक मैनर से भाग जाना था। प्रेसिडेंट के नकली साइन के बाद उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किले और 1 बार राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को बेच दिया। ऐसा सब प्रेसिडेंट के फर्जी साइन से किया। नटवरलाल ने जिस समय संसद को बेचा उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। स्टाफ का वेश बनाकर नटवरलाल विदेशियों को ये स्मारक बेचता था। नटवरलाल को अपने किए पर कोई शर्म नहीं आती थी। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। उसका मानना था कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूँ। उसका कहना था कि मैंने कभी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोगों ने पैसे दे दिए, इसमें मेरा क्या कसूर। और कहता था मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, यह तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, मैं नहीं जानता उसने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। एक बार 75 वर्ष की आयु में जब वह गिरफ्तार होता है तो 3 हवलदार नटवरलाल को पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आते हैं, लेकिन नटवरलाल बीमारी का बहाना बनाकर दवाई लाने को कहता है और दूसरे को पानी लेने भेजता है और तीसरे को टॉयलेट का बहाना बनाकर बाथरूम से भाग जाता है। चोरी के साथ साथ उसने अपनी शुरुआती दिनों में वकील के साथ साथ पटवारी की नौकरी भी करी, जो फर्जी दस्तावेजों से थी। लेकिन नटवरलाल का मन इन नौकरियों में नहीं लगा, क्योंकि उसका पर्पस तो कुछ और ही था और उसका मानना था कि वकील के प्रोफेशन में सच को झूठ और झूठ को सच बोलना पड़ता है। इन्हीं चोरियों और ठगी के साथ नटवरलाल को आखिरी बार साल 1996 में 84 साल की उम्र में देखा गया, जब ओल्ड एज में होने के कारण हेल्थ खराब होती है और उसे कोर्ट के आदेश पर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने के लिए 2 हवलदार, 1 डॉक्टर और 1 सफाई कर्मचारी की टीम के साथ दिल्ली लाया गया। लेकिन यहाँ ऐसा होता है जिसे आप सुन हैरान हो जाएंगे। 84 साल की उम्र में जब व्यक्ति अपने ओल्ड एज में होता है तो तब वह ठीक से न चल पाता है, न खा पाता है और एक जगह बैठा रहता है। लेकिन 84 साल की उम्र में नटवरलाल भाग जाता है और व्हील चेयर में होने के बाद भी वह भागने में सफल रहता है, और जिसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। और इसी के साथ साल 2009 में नटवरलाल के वकील रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके खिलाफ पेंडिंग 100 से अधिक आरोपों को हटा दिया जाए, क्योंकि 25 जुलाई 2009 को नटवरलाल की मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट आता है कि नटवरलाल के भाई कहते हैं कि मैंने 1996 में नटवरलाल का अंतिम संस्कार कर दिया जब वह भाग गए थे, जिस कारण नटवरलाल की मृत्यु की डेट का कोई पता नहीं है। तो जितना भी हमने सुना और देखा, भारत के एक ऐसे ठग की छोटी सी कहानी जो अपने गांव में अभी भी फेमस है, जिसके अपने गांव में एक स्टेचू भी है, जिसे अपने गांव का रॉबिन हुड कहा जाता है, जिसकी आम लोगों के बीच लोकप्रियता होने से कारोबारी सतर्क हो जाते थे। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक। धन्यवाद।